नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल एकेडमी आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जुड़े क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं। स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। ये पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान किस भाग में है? स्टूडेंट्स, भाग 2 में। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता अपनाई गई है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। और इस नागरिकता का प्रावधान कहां किया गया है? भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 में। ये नागरिकता प्रावधान किस देश से लिया गया? तो स्टूडेंट्स, आपका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। कहां? ब्रिटेन। इसे आप इंग्लैंड के नाम से पुकारते हैं सामान्यतः। इस तरह से ब्रिटेन या इंग्लैंड में भी एकल नागरिकता अपनाई गई है, जिस तरह से भारत में अपनाई गई है। इस तरह से भारत के संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर भाग 3 पूछा जाए तो ये हो जाएगा मूल अधिकार। किससे है? भाग 3 है मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 1 है, ये भारत का संघ राज्य क्षेत्र कितना है, भारत के संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसी तरह से भाग 4 है, ये आपके डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, हमने इससे जुड़े हुए 4 क्वेश्चन आएंगे, तो कम से कम इनको बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। पहले सूची फर्स्ट में है भारतीय संविधान का भाग IX। भाग IX यानी 9th। तो भाग 9 में क्या है स्टूडेंट्स? पंचायती राज प्रणाली है। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज प्रणाली है। इसी तरह से भाग VII यानी भाग 8। भाग 8 में क्या है स्टूडेंट्स? इसमें है हमारा संघ राज्य क्षेत्र होता है, यूनियन टेरिटरी होता है, उसका प्रावधान किया गया है। इसी तरह भाग IVA यानी 4A, इसमें है हमारे मूल कर्तव्य। इसी तरह से IXA, इसमें है नगर पालिकाएं, यानी भाग 9 का इसमें नगर पालिकाएं। अब हम मैच करेंगे तो A से हो जाएगा हमारा 3, A से 3 पहले से मैच हो रहा है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारा मैच हो गया ये वाला क्वेश्चन से। अगला है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है? हमारे संविधान में हमारे देश का नाम क्या है? तो हम पढ़ते हैं संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत। क्या पढ़ते हैं? हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इस तरह से हमारे देश का नाम क्या है? भारत और इंडिया। हालांकि इसको हिंदुस्तान तथा आर्यावर्त अन्य नामों से पुकारे जाते हैं, लेकिन संवैधानिक नाम क्या है? भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया शुड बी यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड इट्स इंक्लूडिंग 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इस तरह से इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। तो भारत में क्या, भारतीय क्या शब्द प्रयोग किया गया? इंडिया और भारत। ये इंडिया ग्रीक यूनानियों ने दिया था, हमारे देश का मूल नाम भारतवर्ष है। इसके अंदर हिंदुस्तान अरबी फारसियों ने नाम दिया था। इस तरह से स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो मित्रों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। हमारे संविधान में 42वां संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन 1976 में। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उनके समय 42 अमेंडमेंट किया गया था। तब प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा? एक जोड़ा गया था समाजवादी। क्या जोड़ा गया था? समाजवादी। एक जोड़ा गया था
पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द जोड़ा गया था अखंडता। इस तरह से 42 अमेंडमेंट द्वारा यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनेक एग्जाम से पूछा जाता है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 42 अमेंडमेंट, इसे संविधान का मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान में सबसे बड़ा संशोधन था। इसी 42वें संशोधन द्वारा हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और ये प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। इसी तरह से अन्य भी इससे संशोधन किए गए थे। तो बहुत इंपोर्टेंट संशोधन है ये वाला। समाजवादी किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा ये 42 अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो हमारे संवैधानिक प्रस्तावना में 5 प्रकार की मुख्य स्वतंत्रता है। अब इसमें देखते हैं कौन सा है। विचार व्यक्ति, ये वाला है विचार व्यक्ति की, विचार प्रकट करने से ये भी है, विश्वास स्वतंत्रता ये भी है, आर्थिक स्वतंत्रता ये नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता प्रस्तावना में नहीं है। कौन सी है यहां पर? यहां मुख्यतः 5 स्वतंत्रताएं कौन सी है? एक है विचार अभिव्यक्ति, एक है विचार व्यक्ति, विश्वास, एक है विचार, एक है अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है स्टूडेंट्स, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है ये हमारी संविधान की प्रस्तावना में, लेकिन इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। इस तरह से प्रस्तावना में यह 5 स्वतंत्रता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5 लिबर्टी दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है भारत के संविधान की प्रस्तावना में? इस तरह से अगला क्वेश्चन फिर प्रस्तावना से आ गया। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, धार्मिक न्याय है। प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में 3 न्याय है। कौन से न्याय है? एक सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस है, और एक आर्थिक न्याय। प्रस्तावना आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। एक है राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय का भी उल्लेख किया गया है। इस तरह से प्रीएम्बल में उद्देशिका में 3 जस्टिस हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी प्रीएम्बल में 3 जस्टिस हैं और 5 लिबर्टी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान किस भाग को संविधान की आत्मा कह सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा उद्देशिका। उद्देशिका या प्रस्तावना, इसको संविधान की आत्मा या मूल भाग कहा जाता है। ये संविधान की आत्मा है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये भारत का राज्य दर्शन है। राज्य दर्शन का स्टूडेंट अर्थ समझ रहे हैं? यानी इससे पता चलता है कि हमारी शासन प्रणाली कैसी होगी, हमारे देश कैसे संचालित किया जाएगा। तो प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा माना जाता है और इसे कहा गया था एक सुप्रीम कोर्ट के वाद में। एक थे जज एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा माना था। इसी तरह से एक एन ए पालकी वाला भी थे। एन ए पालकी वाला इन्होंने क्या किया था? संविधान की प्रस्तावनाएं उसको परिचय पत्र माना था। क्या माना था? संविधान की प्रस्तावनाएं वह परिचय पत्र है। इसी तरह से एक है के एम मुंशी। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा। क्या कहा? जन्म कुंडली। के एम मुंशी जो प्रारूप समिति में शामिल थे, उन्होंने प्रस्तावना को हमारे प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था और एन ए पालकी वाला ने प्रस्तावना का परिचय पत्र कहा था और एम ए हिदायतुल्लाह ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। वर्तमान में संवैधानिक प्रस्तावना भारत का राज्य दर्शन है और यह संविधान का अंग है। केशवानंद भारती वाद में
प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था और इसमें 42 अमेंडमेंट द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, वो हमें अभी पढ़ा था। इसमें कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथप्रदेश और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान प्रस्तावना में हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य जन्म कुंडली लिखा है? ये किसने कहा था? अभी हमने पढ़ा था के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने इसे जन्म कुंडली कहा था। संविधान की प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने जन्म कुंडली कहा था। यानी इससे संविधान का राज्य दर्शन पता चलता है, हमारे देश की शासन प्रणाली कैसी होगी इसका पता चलता है। इस तरह से के.एम. मुंशी ने जन्म कुंडली कहा था। इस तरह से स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देश्य में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? ये हमने अभी पढ़ा था। 3 न्याय है। कौन से न्याय है? 3 न्याय, एक सामाजिक न्याय और एक आर्थिक न्याय और कौन सा न्याय? एक राजनीतिक न्याय। इस तरह से प्रस्तावना में, हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और इस तरह से प्रस्तावना में 5 लिबर्टी भी दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर प्रस्तावना दी जाए समता कितनी दी गई है, तो 2 प्रकार की समताएं। कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। एक है समता प्रतिष्ठा यानी डिग्निटी, और एक है अवसर। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी गई है। 2 प्रकार की क्षमताएं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? कोई भी राज्य होता है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा माना जाता है? वो है संप्रभुता। बेसिकली राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं। एक राज्य का माना जाता है भूभाग, बिना भूभाग के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। एक होता है जनसंख्या, राज्य में यानी भूभाग में जनसंख्या का होना बहुत जरूरी होता है। पॉपुलेशन, एक लैंड, दूसरा पॉपुलेशन। एक सरकार, अगर सरकार नहीं होगी तो अराजकता फैल जाएगी, शासन नहीं चल पाएगा। और चौथा होता है संप्रभुता। संप्रभुता, राज्य के 4 तत्व हैं। कोई भी राज्य होता है उसमें 4 तत्व पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा होता है? संप्रभुता यानी सॉवरेंटी। सॉवरेंटी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट। इस तरह से राज्य के 4 महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। हालांकि कौटिल्य की बात की जाए तो कौटिल्य या चाणक्य ने राज्य के 7 अंग माने, जिसे कहते हैं सप्तांग सिद्धांत। क्या कहते हैं? सप्तांग सिद्धांत। इसमें राज्य के 7 अंग माने थे, लेकिन वर्तमान में राज्य के 4 मुख्य अंग माने जाते हैं। उसमें भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कैसा है? संविधान कैसा है? कठोर है या लचीला है? न कठोर न लचीला, या अंशतः कठोर या अंशतः लचीला। तो भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला है, यानी दोनों प्रकार का है। कठोर और लचीला का अर्थ क्या है? यानी नम्य और अनम्य। नम्य और अनम्य, ये कैसा संविधान होता है? जिस संविधान में कुछ प्रावधान आसानी से संशोधित हो जाते हैं, संशोधन के आधार पर आसानी से संशोधन हो जाए तो उसे कह देते हैं कि संविधान नम्य है, और आसानी से संशोधन न हो तो उसे कह देते हैं अनम्य है। लेकिन भारत के संविधान में कुछ प्रावधानों में आसानी से संशोधन हो जाता है। इस तरह से भारत का संविधान नम्य है। कुछ मामलों में कठिनता से संशोधन होता है, विशेष बहुमत से संशोधन होता है, उसे अनम्य या कठोर संविधान कहा जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट, इसके प्रावधान में संशोधन करना है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर यदि नए राज्यों का निर्माण करना है अनुच्छेद 3 के तहत, तो आसानी से संशोधन कर सकते हैं, तो ये नम्य संविधान हो जाएगा। इस तरह से भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है। जबकि यूएसए का देखा जाए, यूएसए का संविधान, उसका संविधान कठोर है मूलतः। यूएसए के संविधान में विशेष बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है। दूसरा, अगर ब्रिटेन देखा जाए तो ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान माना जाता है। यूएसए का कठोर, ब्रिटेन का लचीला, और भारत का कठोर और लचीला दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, किसने कहा भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो किसने कहा भारत अर्ध संघात्मक? ये कहा था केसी वियर ने।
केसी वियर ने भारत के संविधान को अर्ध संघ माना था। क्या माना था? अर्ध संघ। भारत में संघातो प्रणाली है लेकिन पूर्णतः संघ नहीं है। संघ में क्या होता है? यहां शक्तियों का विभाजन किया जाता है। किसका? द डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन किया जाता है। ये किसके बीच किया जाता है? शक्तियों विभाजन केंद्र और राज्य के बीच किया जाता है। भारत में शक्तियों में केंद्र और राज्य के बीच किया गया है। सेंटर एंड स्टेट के बीच डिवीजन ऑफ पावर किया गया है, शक्तियों विभाजन किया गया है। इस तरह से भारत में संघ है, लेकिन केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र हमारे यहां अधिक शक्तिशाली है और राज्यों को कम शक्ति दी गई है। इसीलिए केसी वियर कहते हैं भारत का संघ क्या है? अर्ध संघ है। लेकिन एक मॉरिस जोन्स है, मॉरिस जोन्स ने भारत के संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है। क्या कहा है? सौदेबाजी का संघ। सौदेबाजी का संघ यानी भारत का संघ उन्होंने कमजोर माना है, सौदेबाजी का संघ माना है। इसी तरह से ग्रैनविल ऑस्टिन है, ग्रैनविल ऑस्टिन है, वो भारत के संघ को सहकारी संघ मानते हैं। सहकारी संघ, कोऑपरेटिव संघ, या कैसे सहकारी संघ या सहयोगात्मक संघ माना है। सहयोगात्मक संघ एक से माना है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। इस तरह से भारत के संघ के बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों के मत है। लेकिन भारत को संघ के बारे में ये हम कह सकते हैं कि केंद्र में को अधिक शक्ति दी गई है, केंद्र शक्तिशाली बनाया गया है, केंद्र शक्तिशाली है और राज्यों को कम पावर दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, सिटीजनशिप को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से प्राप्त नहीं कर सकते, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जन्म से, देशीकरण से, भूभाग विस्तार से, बैंक में धन जमा करने से। तो आपको हो जाएगा बैंक में धन जमा करने से। आप भारतीय बैंक में जैसे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या किसी अन्य बैंक में धन जमा करते तो आप नागरिकता के पात्र नहीं है। इसके लिए भारत में नागरिकता अधिनियम बनाया गया है। तो नागरिकता अधिनियम बनाया गया, ये सबसे पहले बनाया गया था 1955 में, 1955 बनाया गया था। उसके तहत नागरिकता हासिल करते हैं। इसमें 5 प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है। एक है देशीकरण से, देशीकरण से, एक पंजीकरण से ले सकते हैं, आप देशीकरण से ले सकते हैं, पंजीकरण से ले सकते हैं, एक जन्म से, जन्म से नागरिकता हासिल की जा सकती है, एक भूमि विस्तार से भी हासिल कर सकते हैं, भूमि विस्तार से, ठीक है ना, जन्म से, देशीकरण से, पंजीकरण से, भूमि विस्तार से, इस तरह से नागरिकता हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अधिकांश नागरिक होते हैं भारत में वो जन्म से नागरिक होते हैं। कैसे होते हैं? जन्म से नागरिक होते हैं। देशीकरण से कैसे? विदेशी मूल के भारत में लंबे समय तक रहते हैं तो भारतीय कल्चर में ढल जाते हैं वो, तो उनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। जैसे भारत में मथुरा में तमाम प्रकार के विदेशी रहते हैं, उनको नागरिकता मिल जाती है। इसी तरह सारनाथ में, कुशीनगर में विदेशी मूल के नागरिक आते हैं, कल्चर में ढल जाते हैं तो उनको नागरिकता ली जा सकती है। एक जन्म से, तो भारत में अधिकांश नागरिक होते हैं वो जन्म से नागरिक होते हैं। एक भूमि विस्तार से, अगर कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल हो जाता है, जैसे भारत में शामिल हुआ था सिक्किम, सिक्किम शामिल हुआ था। ये कब शामिल हुआ था? सिक्किम 36वें संशोधन द्वारा 1975 में भारत में भूमि विस्तार से शामिल हुआ था, तो वहां के लोगों को नागरिकता दे दी गई थी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, पंजीकरण से नागरिकता मिल जाती है। इस तरह से जब एक वंश परंपरा और माध्यम होता है, वंश परंपरा, वंश परंपरा से भी नागरिकता हासिल की जा सकती है। इस तरह से यहाँ 5 फैक्टर डिसाइड किए गए। ठीक है स्टूडेंट्स, वंश परंपरा कैसे? कोई भारतीय है, वो विदेश में जॉब्स करता है, वहां बच्चे का जन्म होता है तो उसके बच्चे को भारतीय नागरिकता हासिल हो जाती है। इस तरह से नागरिकता का प्रावधान किसमें किया गया है? अभी हमने पढ़ा था संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 5 से 11 में भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और इस नागरिकता को 5 तरह से हासिल कर सकते हैं, जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि विस्तार से। लेकिन अगर धन जमा कर देते बैंक में तो आप नागरिकता हासिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? किस तरह की भारत में नागरिकता है?
हम जानते हैं भारत में कैसी है, एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में इसी तरह से ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। कैसी है, एकल नागरिकता। भारत और ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, अर्थात आप आदि में और अंत में भारतीय नागरिक होते हैं। अब दोहरी नागरिकता की बात की जाए तो यूएसए अमेरिका में, इसी तरह से यूएसए एक स्विट्जरलैंड देश है यूरोप में, यूएसए अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता, यहाँ पर दो प्रकार की नागरिकता होती है। यूएसए में 50 राज्य है, पहले 13 राज्य थे, अब यूएसए में कितने, 50 राज्य हैं। तो वहां की नागरिकता हासिल करनी है आपको, तो राज्यों का भी नागरिक होता है और केंद्र का नागरिक होता है। जैसे टेक्सास का नागरिक, कैलिफोर्निया, अलास्का का नागरिक और एक केंद्र का नागरिक। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, चाहे आप यूपी के हैं, चाहे बिहार के हों, या तमिलनाडु के हों, या लद्दाख के हों, यदि और केवल यदि आप भारतीय नागरिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? आर्टिकल 17 का, यह है अस्पृश्यता उन्मूलन। अस्पृश्यता, इसे हम कहते हैं सरल भाषा में छुआछूत। आर्टिकल 17 छुआछूत के अंत से संबंधित है और इसे दंडनीय अपराध माना गया है। अगर अनटचेबिलिटी करते हैं तो इसे दंडनीय अपराध माना गया है आर्टिकल 17 में। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने भारतीय संविधान से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े थे। इसी तरह से हम आगे भी एक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के भिन्न भिन्न भाग से होगी। स्टूडेंट्स, हमारे रीडिंग कैपिटल अकेडमी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे और ये आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नमस्कार। क्या हुआ, कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा?